हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन। और आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो देखो, गैस को जब भी किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना है हमें, तो गैस को क्या करना पड़ेगा? कंडेंस करना पड़ेगा। तो जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई की जा सकती हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर गैसेस जिनको लिक्विफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लिख लो, गैसेस विच कैन बी easily liquefied are more soluble than अदर गैसेस। मतलब अदर गैसेस मतलब वो जिनको लिक्विफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहें CO2 को लिक्विफाई करना इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन या ऑक्सीजन आसान होता है, क्योंकि CO2 को इन दोनों के मुकाबले इजीली लिक्विफाई किया जाता है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में हम देखते भी हैं कि CO2 रहता है। ठीक है, वहाँ पे जो गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, ऐसे गैसेस जो कि डायरेक्टली सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन कर लें, तो भाई वहाँ पे तो सॉल्वेंट के साथ वो केमिकली अट्रैक्टेड है, तो वो तो ज़्यादा सॉल्युबल होगा ही। तो लिख लो, गैसेस विच chemically binds with solvent shows higher solubility। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहें अमोनिया गैस है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर देता है तो NH4OH। भाई ये तो क्या कर रहा है? केमिकल रिएक्शन कर ले रहा है। तो अमोनिया जो है वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, मतलब हाई सॉल्युबिलिटी है इसकी। उसी तरह HCl प्लस H2O ये क्या करेगा? H3O प्लस Cl माइनस। ये भी क्या है? HCl गैसेस भी है, क्या है? वाटर के साथ केमिकली बाइंड कर रहा है। तो HCl और NH3 कुछ है और भी ऐसे गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? वाटर में या किसी लिक्विड में हाई होगी। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी बात। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने अभी कहा कि गैस को वाटर या किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए उस गैस को क्या होना पड़ेगा? लिक्विफाई होना पड़ेगा, कंडेंस होना पड़ेगा। तो अब अगर हमको गैस को कंडेंस करना है तो वो प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। और हमने पहले भी पढ़ा कि अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है तो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने पर घटती है। और अगर एंडोथर्मिक होता है तो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ाने पर। और यहाँ पर लिख लो, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस because dissolution of gases in liquid is exothermic। ठीक है, हमने ये सब ली चैटलिस प्रिंसिपल में देखा हुआ है। तो अगर एक्सोथर्मिक है डिसोल्यूशन तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी। क्योंकि देखो यहाँ पर जब कंडेंस होता है, गैस जब होता है कंडेंस, देखो सबसे पहले हम ऐसे समझते हैं। मान लो सपोज करो कि हमको H2O की ही हम बात करते हैं। अगर कोई H2O लिक्विड है, इसको हमको गैस में परिवर्तित करना है, H2O गैसियस में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हीट को देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। उसी तरह अगर हम बात करें H2O गैसियस से अगर H2O लिक्विड में लाना है, ये हो रहा है कंडेंसेशन। अब जितना हीट तुम दिए थे लिक्विड से गैस पहुंचाने में, उतना ही हीट अगर गैस से लिक्विड में जाने में क्या होगा? निकालना पड़ेगा हमको। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कंडेंस कर रहे हैं मतलब गैस से लिक्विड जा रहे हैं, तो हमको हीट निकालना पड़ेगा। यानी कि जब कंडेंसेशन होगा तो हीट रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ऐसा लिख लो, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस on increasing temperature।
ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर गैसेस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में घटती है, क्योंकि वो प्रोसेस क्या होता है, डिसोल्यूशन वाला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो ये नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट हमने देख लिया और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आने वाला है, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और यहीं पर हम हेनरी लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम हेनरी लॉ पर चलते हैं। चलिए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, यानी कि हेनरी लॉ की। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इसलिए यूज कर रहे हैं हम शब्द, क्योंकि हो सकता है 2-3 गैसेस को हम डिजोल्व कराना चाहते हैं लिक्विड में, तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा सॉल्यूशन पर, जो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएगा वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। चलिए इस बात को हम समझते हैं ऐसे। ये क्या है, कंटेनर है जिसमें लिक्विड है या वाटर ही मान लो, ठीक। यहाँ पर ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये रहा अपना मूवेबल पिस्टन, ठीक। अब पिस्टन को हम क्या करें, ऊपर से नीचे लाएं। ऊपर से नीचे लाने का मतलब अब गैसेस के लिए जगह कम मौजूद है, यानी गैस पर प्रेशर बढ़ गया। तो गैस जितना, अब प्रेशर अगर बढ़ गया तो वो सॉल्यूशन पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो ज़्यादा प्रेशर अगर सॉल्यूशन पे लगाएगा तो इसका मतलब इसकी संभावना ज़्यादा है कि ये गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर जाएं। तो वही होता है कि जब गैसेस ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं सॉल्यूशन पे तो उनकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ती है। यही होता है हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ को हम दूसरे तरह से भी बता सकते हैं और मोस्ट कॉमनली वही यूज होता है। तो और करके लिख लो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ पे देखो हम सॉल्युबिलिटी जो बोलते हैं, भाई सॉल्युबिलिटी के लिए कोई पैरामीटर तो रखना पड़ेगा ना, कि कितना मास सॉल्युबल हो रहा है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, या जितना ज़्यादा मोलालिटी उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, या जितना ज़्यादा मोलारिटी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर हम जो पैरामीटर रख रहे हैं सॉल्युबिलिटी की वो है मोल फ्रैक्शन। जितना ज़्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड के अंदर उतना ज़्यादा हम कहेंगे कि गैस सॉल्युबल रहा होगा। ठीक है, तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज directly proportional to the mole fraction of the gas present in the liquid। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे से शब्द पे बहुत बड़ा बवाल हो जाता है कभी कभी। ये जो है ना प्रेजेंट इन लिक्विड के अंदर जितना मोल फ्रैक्शन गैस का मौजूद है हम कहेंगे कि वो ज़्यादा उतना घुला हुआ है गैस। ठीक है, समझे बात को। तो ये होता है प्रेजेंट इन लिक्विड, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक, अब मैं न्यूमेरिकल के समय इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, बस एक्स गैस लिख दूंगा, मतलब पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो ये इसको समझते हैं, ये मतलब वही है पार्शियल प्रेशर। ये अगर ये एक्स गैस ज़्यादा है मतलब मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है गैस का, इसका मतलब ये हुआ कि मोल किसी का बहुत ज़्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। भाई मोल कैसे निकालते हैं हम, मोल फ्रैक्शन गैस का कैसे निकालेंगे, एन गैस अपॉन एन टोटल। ठीक, एन टोटल ऐसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज़्यादा है इसका मतलब उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा प्रेजेंट है किसी भी लिक्विड के अंदर। तो ये वही बात है कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन गैस का होगा लिक्विड के अंदर हम कहेंगे कि उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर वो लगाया रहा होगा। भाई जितना ज़्यादा हम बोलते हैं ना कि पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, तो हम कहें कि मोल फ्रैक्शन अगर गैस का ज़्यादा है लिक्विड के अंदर तो उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर लगाया होगा, तभी तो, क्योंकि सॉल्युबिलिटी यही तो है। अगर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा लगाया होगा वो। ठीक है, तो यही है पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो P बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक, ये इक्वेशन बन के आता है। और ये जो KH है इसी को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट या हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो हेनरी कांस्टेंट
ठीक। और ये हर गैस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, हर गैसेस के लिए अलग अलग होता है। और यहाँ से देखो, और ये भी देख लो कि जो सॉल्युबिलिटी होता है, या फिर ऐसे कहो जो KH और X गैस, इसमें कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सली का रिलेशन है भाई। अगर X गैस और KH को इधर लाओगे तो 1 में KH चला जाएगा। इसका मतलब जो KH है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इन्वर्सली का रिलेशन रख रहा है। इसका मतलब KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा X गैस उतना कम, इसका मतलब KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी कम होगी। इसका मतलब KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। समझे बात को, ये हो गया, ठीक। तो और यहाँ पर जो KH है, हमको पता है कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ भी घटती है, तो इसका मतलब KH जो होना चाहिए, जो KH का रिलेशन टेम्परेचर के साथ होना चाहिए, वो डायरेक्टली का होना चाहिए, यानी KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम अलग अलग गैसेस की बात करें, अगर सॉल्युबिलिटी जैसे किसी मान लो 2 गैसेस हैं, एक का KH कम है, एक का ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा होगा KH वो कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। और अगर हम सेम गैस की बात करें अलग अलग टेम्परेचर पे, सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो KH क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, KH की वैल्यू उस गैस की ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम। और हम किसी एक गैस की बात करें तो ज़्यादा टेम्परेचर पे उसका KH का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा अपना हेनरी लॉ। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, चाहे तो एक ग्राफ भी बना सकते हो। ये y बराबर mx का ही तो ग्राफ है, तो इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे बना सकते हो। इधर रहा पार्शियल प्रेशर, इधर रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन, जिसका इंटरसेप्ट क्या है, मतलब ये क्या है, ओरिजिन से जाएगा। इंटरसेप्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। मीथेन इज डिजॉल्व्ड इन बेंजीन एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ हेनरी लॉ कांस्टेंट इक्वल्स टू 4.7 इंटू 10 के पावर 5 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट solubility ऑफ मीथेन इन बेंजीन अंडर 760 mm ऑफ Hg। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पार्शियल प्रेशर दिया हुआ, मीथेन कितना लगा रहा है, 760 mm ऑफ Hg। तो P बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। तो ये यहाँ पे 760 बराबर KH की वैल्यू भी दी हुई है 4.7 इंटू 10 के पावर 5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और यही क्या है, सॉल्युबिलिटी है, यही हमको निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या हो जाएगा, 760 अपॉन में 4.7 इंटू 10 के पावर 5, और ये आएगा 178 इंटू 10 के पावर -5, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है। तो इतनी सॉल्युबिलिटी होगी मीथेन की बेंजीन में 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसको नोट करो, हो गया ये। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, O2 is bubbled through water at 293 Kelvin. If O2 exerts a partial pressure of 0.98 bar, calculate moles of O2 dissolved in 1 liter वाटर, ठीक। और गिवन है KH ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है 34.84 किलो बार। तो इस बार क्या पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन नहीं पूछ रहा है, इस बार हमसे मोल्स पूछ रहा है कि कितना मोल डिजॉल्व होगा, मोल फ्रैक्शन नहीं, हमसे मोल पूछ रहा है। तो मोल निकालने के लिए पहले तो मोल फ्रैक्शन हमको निकालना ही पड़ेगा। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलो
यहाँ पर दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.98, तो 0.98 बराबर KH का वैल्यू कितना दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो किलो बार में है ये, तो किलो बार में तो इसको भी बार में चेंज करो क्योंकि ये बार में है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 34840। ठीक, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन O2 का निकालना है, सबसे पहले ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन O2 का आ जाएगा 0.98 अपॉन में 34840 और ये आ जाएगा 2.81 इंटू 10 के पावर -5। कर लेना कैलकुलेशन, आ जाएगा। ठीक, इतना तो करोगे ही। ठीक, ये आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का आ गया। अब हमको मोल फ्रैक्शन नहीं चाहिए था, हमें मोल चाहिए। देखो अगर डायरेक्ट केवल बोले कि सॉल्युबिलिटी निकालो तब तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे, लेकिन अगर उसके अंदर मोल बोल रहा है तो हमें मोल निकालना पड़ेगा, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। अब मोल फ्रैक्शन हमको पता है, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक O2 है, एक ऑक्सीजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब चलो यहाँ पे वाटर क्या कुछ तो दिया नहीं है, तो कैसे पता चले। तो देखो मैं बता रहा हूँ, 1 लीटर में जो वाटर का मोल होता है वो होता है 55.55। ठीक है, आधा लीटर में उसका 2 से डिवाइड कर दो, 2 लीटर में 55.55 इंटू 2। ऐसा कैसे निकल के आया, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, ये होता है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। तो यानी कि 1 ml में 1 ग्राम वाटर मौजूद है। तो यहाँ पे 1 लीटर बोल रहा है ना, तो जितना वॉल्यूम दे उस हिसाब से हम वाटर का मास भी निकाल सकते हैं। तो 1000 ml में कितना होगा, इन 1000 ml यानी कि 1 लीटर कितना होगा, 1000 ग्राम वाटर होगा। और 1000 ग्राम हमको पता चल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स H2O का निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स H2O का क्या हो जाएगा, 1000/18 और ये आएगा 55.55। ठीक है, उसी तरह आधा लीटर में निकालोगे तो 500 ग्राम वाटर आ जाएगा भाई, 500 ml में 500 ग्राम, 250 ml में 250 ग्राम हो जाएगा। तो वहाँ से जैसा रहेगा हम उस नीड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो भाई 55.55 मोल है, उसके कंपैरिजन में कितना गैस डिजॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा कम डिजॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा कम। तो डिनोमिनेटर में इसके मुकाबले इसको क्या करेंगे, हम नेगलेक्ट करेंगे, इसको 0 मान लिया हमने। ठीक है, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, मतलब ये अगर रख भी दोगे तो सॉल्व हो जाएगा इधर ऐसे ऐसे करके, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर इसको हम नेगलेक्ट कर भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब मान लो कोई 1000 है, 1000 में से अगर तुम 0.2 हटा दोगे तो कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चलो इसको हटा देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2.81 इंटू 10 के पावर -5 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन में 55.55। ऐसा हमको हमेशा करना है, वाटर के मोल के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, हमको नेगलेक्ट कर देना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 यहाँ से आ जाएगा 2.81 इंटू 10 पावर -5 इंटू 55.55 और ये आ जाएगा 0.00156 मोल्स। यानी एक लीटर में 1 लीटर वाटर में कितना मोल ऑक्सीजन का डिजॉल्व होगा, 0.00156 मोल्स। और अगर कभी कभी हमसे मास पूछ ले, मान लो मोल ना पूछ के और भी एक स्टेप आगे जाना पड़े हमको, मास पूछे तो इसको बराबर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 32 वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दो, 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो मास भी पता चल जाएगा। देखो ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं करना है हमको। ठीक है, इसको नोट करो। चलो बात करते हैं, किताब में एक छोटा सा सेंटेंस दिया रहता है, राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, उसका क्या मतलब है, छोटा सा मतलब है, उसको भी देख ही लेते हैं क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में बोर्ड में पूछ देता है। राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब देखो राउल्स लॉ हमको पता है, सपोज करो कि एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी कंपोनेंट है, हम ए को पकड़ते हैं
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये होता है। और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर हेनरी कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड। ये दोनों ही देखो, यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन, दोनों में अंतर क्या है, पी नॉट ए और यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट। और जब पी नॉट ए और के एच बराबर हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या बन गया, हेनरी लॉ बन गया। मतलब जब के एच और पी नॉट ए की वैल्यू बराबर हो जाएगी तब हम कहेंगे ये दोनों लॉ क्या हो जाएंगे, सेम। तो राउल्ट्स लॉ इस हेनरी लॉ की तरह कब काम करेगा, जब पी नॉट ए बराबर के एच हो जाए। ठीक है, तो लिख लो व्हेन के एच बराबर पी नॉट ए, राउल्ट्स लॉ बिकम्स स्पेशल केस या स्पेसिफिक केस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ। और भी एक चीज पूछता है किताब में, हालांकि हमें टेम्परेचर वाले सेक्शन में बता देनी चाहिए कि जो होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं, वार्म वाटर में कंफर्टेबल कम क्यों होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने बताया था कि देखो टेम्परेचर बढ़ने के साथ किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्वेंट में या लिक्विड में घटती है। और बात है जीव जंतुओं की, चाहे हमारी ले लो, चाहे जो प्लांट्स में होते हैं या फिर उसमें होते हैं, पानी में होते हैं, तो सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत तो है, ऑक्सीजन की ज़रूरत सभी को है। तो ऑक्सीजन की अगर कमी होगी तो प्रॉब्लम तो होगी। तो जो अगर वार्म वाटर है, अगर वाटर गर्म होता है तो क्या होता है, वहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पानी में घटने लगती है। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो लिख लो एक्वेटिक एनिमल्स feels more comfortable in cold water than warm water। ऐसा क्यों? because at high temperature, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, solubility of oxygen decreases in water। और भाई ऑक्सीजन तो सभी को चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। इसको नोट करो। आइए अब कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं हेनरी लॉ का। तो सबसे पहला है सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखो जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, यही कोल्ड ड्रिंक यानी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसको बोलते हैं, इसमें भी क्या होता है, हेनरी लॉ का ही प्रयोग होता है। और उसमें क्या भरा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है। और हमको पता है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी जितना पार्शियल प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत हाई प्रेशर पे वाटर में क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स होते हैं, जब हम उनको ओपन करते हैं, अब अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है एकदम हाई प्रेशर पे, और कम टेम्परेचर पे भी रहता है, एकदम चिल्ड रखते हैं, फ्रीज में रखते हैं हम। ठीक है, तो काफ़ी हाई प्रेशर पे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। और जैसे ही हम बोतल को ओपन करते हैं, होता क्या है, बुलबुला बनने लगता है, बुलबुला बनता है ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अंदर काफ़ी हाई प्रेशर, बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे ही हमने बोतल को ओपन किया वैसे ही क्या हो जाएगा, अंदर का प्रेशर हाई, बाहर का प्रेशर कम। अब जो CO2 अंदर हाई प्रेशर पे है वो कहाँ जाना चाहेगा, लो प्रेशर रीजन पे जाना चाहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, लिक्विड सरफेस को छोड़ेगा और बाहर निकल जाएगा। और हम ऐसे ही खुला छोड़ दें कोल्ड ड्रिंक को तो धीरे धीरे क्या होगा, CO2 सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में कि जो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, हाई प्रेशर पे भरा जाता है और कम टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा है पीपुल्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड सफर्स फ्रॉम एनोक्सिया। ठीक है,
एनोक्सिया ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड ड्यू टू डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, जो पहाड़ों पे रहते हैं या जो पहाड़ों पे घूमने उमने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता, क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, जब हम ऊपर जाते हैं हाइट हम बढ़ती है तो वहाँ क्या होता है, गैसेस का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर कम हो गया। लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत तो सबको है ना, ऑक्सीजन हमें चाहिए, ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए ताकि हमारा सारा एक्टिविटी ठीक ठाक चले। लेकिन जब हम ऊपर हाइट पे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर सभी गैसेस का घट जाता है। मेनली हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट जाता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगा, कम डिजॉल्व होगा तो दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, और दिमाग में कम पहुंचेगा तो सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी वीक होने लगेगी, कुछ मेंटल कन्फ्यूजन टाइप का होने लगेगा। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है, एनोक्सिया। ठीक, चलिए लास्ट है डीप सी डाइवर्स, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र में जाते हैं। ठीक है, जो समुद्र में जाते हैं एकदम नीचे तक जाते हैं। ठीक है, दे यूज ऑक्सीजन टैंक्स डाइल्यूटेड विथ हीलियम टू अवॉइड बेंड्स। अब देखो होता क्या है, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं ये पीछे अपने पीठ पे लिए रहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। अब वो जब नीचे जाते हैं, हमको पता है कि हाइट जब बढ़ता है तो पार्शियल प्रेशर घट जाता है, जब हाइट हम कम जाते हैं एकदम नीचे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पार्शियल प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो सभी गैसेस क्या होंगे, पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन भी क्या होता है अंदर ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है, तो ब्लड में गैसेस ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती हैं। तो ठीक है, अंदर तो काफ़ी ज़्यादा डिजॉल्व हो गया। जब स्कूबा डाइवर्स ऊपर आते हैं तो ग्रेजुअली क्या होता है, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करने लगता है। जैसे हमने देखा था ना, कोल्ड ड्रिंक में क्या किया, हमने ओपन कर दिया तो पार्शियल प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो CO2 क्या होने लगा, बबल की तरह, जो बबल दिखाई देता है ना वो CO2 बाहर निकलता है। तो उसी तरह क्या होता है, जब ये स्कूबा डाइवर्स अंदर सी से बाहर आते हैं, धीरे धीरे ऊपर हाइट पे बढ़ते हैं तो पार्शियल प्रेशर कम होने लगा। अब जो अंदर कैपिलरीज में गैसेस डिजॉल्व थी, नाइट्रोजन गैस जो डिजॉल्व थी, अब वो बाहर निकलना चाहेगा तो क्या होगा, उसी तरह बबल बनेगा। अब वो जब बबल बनेगा तो फिर क्या होता है, वेन्स में वहाँ जो कैपिलरी में क्या होते हैं, होल्स में निकल नहीं पाते हैं वो बबल्स के फॉर्म में। तो होता क्या है, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन हो जाती है, इसको हम बोलते हैं बेंड्स। तो इसीलिए जो होता है स्कूबा डाइवर्स के जो ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं उसको डाइल्यूट किया जाता है हीलियम में, कुछ 11.1% हीलियम उसमें होता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गए एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, नोट कर लो इसको। चलिए लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ये कि अप्लीकेबल ओनली टू आइडियल गैसेस पर केवल हेनरी लॉ लगता है, और रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है लो प्रेशर पे। तो जो भी हमें यूज़ करना है हेनरी लॉ का, हमें लो प्रेशर पे ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सिंस रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल एट लो प्रेशर so Henry law should be applied at low pressure। ठीक, हाई प्रेशर पे जो हेनरी लॉ है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत दाएं बाएं रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो लो प्रेशर पे हमको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा लिमिटेशन ये है कि जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि ऐसे गैसेस जो कि सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं वो क्या होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा मतलब हम हेनरी लॉ, मान लो अमोनिया है वो वाटर में डिजॉल्व कर रहा है, अब हेनरी साहब तो अपना नियम बताएंगे कि चलो इतना सॉल्युबल होगा, इतना मोल, लेकिन जब हमने चेक किया तो उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मोल्स दिखा कि सॉल्युबल हो गया वाटर में। तो हेनरी लॉ यहाँ पर वर्क नहीं करता, क्योंकि हेनरी लॉ वहीं पर वर्क करेगा जहाँ पर गैसेस केमिकली रिएक्ट ना करती हों। भाई केमिकली अगर कोई गैस रिएक्ट कर रहा है तो वो हाईली सॉल्युबल हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी वाटर के अंदर। ठीक है, तो लिख लो नॉट applicable on the solubility of those
दोज गैसेस विच केमिकली रिएक्ट्स विथ सॉल्वेंट। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं NH3 गैसियस जो है ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो है हम निकालेंगे हेनरी लॉ से कुछ और सॉल्युबिलिटी आएगी बहुत ज़्यादा उससे, तो हेनरी लॉ यहाँ पर वर्क नहीं करने वाला है। ठीक है, इसको नोट करो।